नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए। एक ऐसा टाइटल जो कि भारत की राजनीति में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, कल दोपहर 3 बजे बाद आचार संहिता लगने की 99.99% संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आने वाले समय पर बहुत बड़ा चुनाव के अंदर मुद्दा रहने वाला है और ऐसे मुद्दे पर आज का यह सेशन बेहद खास है। आप में से बहुत सारे साथी लंबे समय से सेशन के होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संभवतः इसमें इतनी सारी सूचनाएं हैं कि कौन सी सूचनाएं तुरंत लानी है, थोड़ी थोड़ी धीरे, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, 350 प्लस 450, कई सारे पेजेस हैं। उनको संकलित करते हुए आप तक सूचनाएं लाना अपने आप में एक टीडीएस जॉब था, लेकिन फिर भी हमने आज के सेशन को आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे जैसे और डिटेलिंग आती जाएंगी, धीरे धीरे और भी सेशंस आपको इसी क्रोनोलॉजी में मिलते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की हेडलाइन जो आप देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की कंपनी ने किया था इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को फंड। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ही समय पहले मेरे पास भी एक व्हाट्सएप मैसेज घूमता फिरता आया और जिसमें यह दिखाया गया कि देखिए यह पैसा इस कंपनी ने बीजेपी को दिया था। यह बात आई कैसे, कहां से आई, आज का सेशन जानेंगे। और दूसरा, यहां पर जो फंड की बात चल रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? एसबीआई, जिसने पूरी तरह से यह कहा था कि भाई हम लोग इस फंड को रखे हैं और इसको बताएंगे, लेकिन दिलवाने वाला कौन था? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से डांट लगाई है। किस बात के लिए लगाई है तो जरूर जानेंगे। लेकिन आप एसबीआई का क्या सीन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ में अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारा 4 वीक पहले का यह सेशन जरूर देखिएगा। साथ में यह वाला भी सेशन देखिएगा जिसमें हमने आपको यह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी। ठीक है, तो हमने ये 2 सेशंस किए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। अगर आप एकदम नए जुड़े हैं इस सेशन में, नहीं जानते इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कौन सी पार्टी को दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, हम तो हमेशा की तरह आपको बेसिक से सारी बातें बताएंगे, लेकिन अपडेट से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए नंबर 1 से पैसा देने का जो तरीका निकाला गया था वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाया गया था। उस इलेक्टोरल बॉन्ड में इन दिनों घमासान ये मचा हुआ है कि कुछ ही समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया कि नहीं साहब, यह तरीका सही नहीं है और एसबीआई जो गुप्त तरीके से जानकारी रखकर बैठी है वो पब्लिक में सार्वजनिक करे। सार्वजनिक करने के बारे में लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट से। एसबीआई ने टाइम मांगा कि सर हम अभी तो नहीं दे पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको समझाया कि देनी तो जानकारी तत्काल प्रभाव से होगी। इन लोगों ने तत्काल प्रभाव से जानकारी निकाल करके दे भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि आप 12 मार्च तक या तो पैसे की जानकारी सबको दे देना, और सबको देने से मतलब है इलेक्शन कमीशन को दे देना, और इलेक्शन कमीशन जनता के सामने 15 मार्च तक रख देगा। हमने उस समय भी प्रॉमिस किया था कि 15 मार्च को हम सेशन लेकर आएंगे और आज हम सेशन लेकर आ गए हैं। भाई साहब, बिल्कुल कटुकट वैसे की वैसे ही सारी चीजें चलती गई। 12 मार्च के दिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार के चलते इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर तरीके से सूचनाएं दे दी। इलेक्शन कमीशन और तेजी से आगे बढ़ते हुए 15 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, एक दिन पहले ही 14 तारीख को ही जानकारी सार्वजनिक कर दिया। एसबीआई ने जो डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा, इलेक्शन कमीशन ने जनता के सामने प्रॉपर तरीके से रख दिया। ये सारी जानकारियां अपडेट के साथ मैं अपने ट्विटर हैंडल पर आपको देता रहा हूं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है जाकर कर लीजिए। जो भी अपडेटेड हमारे सेशन में अपडेट्स होते जाते हैं, हम वहां पर आपको अपडेट करते भी चले जाते हैं। ठीक है साहब, तो ये हो गया जानकारी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़े आंकड़े चुनाव आयोग को भेज दिए 12 तारीख को, और उसके बाद जानकारी निकल कर आती है कि इलेक्शन कमीशन ने सार्वजनिक कर दी जानकारी, और हेडिंग बन जाती है कि साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से जनता को बता रहा है कि सुन लो भैया किसने बॉन्ड खरीदे थे, और दूसरी बात यह सुन लो कि किसको, कौन सी पार्टी को ये बॉन्ड दिए गए थे। ये दोनों डेटा बाहर आया। जैसे ही कल बाहर आया, इलेक्शन कमीशन का लिंक हमने शेयर किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैंग हो गई। मतलब जनता एकदम टूट पड़ी जानने के लिए क्या हुआ, किसने किसको दिया, किसने किसको दिया, खोजना शुरू किया। जानकारी के अनुसार 12 मार्च को जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को डेटा सौंपा था, जिसे 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जनता के सामने पब्लिक किया, उस जानकारी में था क्या? उस जानकारी में 2 प्रकार के दस्तावेज थे। एक दस्तावेज था 337 पन्नों का था, 337 पेजेस का था।
उसके अंदर चुनावी बॉन्ड जिन्होंने खरीदे उनके नाम लिखे हुए थे कि साहब ये लोग हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। और नंबर दूसरा, एक दूसरा दस्तावेज, एक और पीडीएफ फाइल यहां थी, उसमें 426 पन्ने थे जिसमें किन्होंने इन बॉन्ड को भुना लिया इसकी जानकारी दी गई थी। मतलब कौन से राजनीतिक दल इस चुनावी बॉन्ड को भुना लिए, इनकी जानकारी। दो प्रकार की पीडीएफ फाइल थी, 337 पेज और 426 पेज। कंट्रोलर एफ कर करके लोगों ने स्क्रॉल डाउन कर करके सबको खोजना खाजना शुरू किया। ये तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में था कि किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। असली मुद्दा अपोजिशन का यही तो था कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी इतना ज्यादा पैसा लेकर के बैठी है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो अब यह भी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने राजनीतिक दलों को फंडिंग दी है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें लोगों की क्यूरोसिटी नहीं थी कि किस पार्टी को कितना मिला। वो तो बोले पहले ही पब्लिक डोमेन में है कि 6000 करोड़ के आसपास लेकर के बीजेपी बैठी हुई है, उसके बाद में 1000 करोड़ के आसपास कांग्रेस लेके बैठी हुई। बोले ये तो ऑलरेडी लेके बैठे हैं, ये तो पता है, लेकिन देने वाला कौन है ये जांचना है। और सब लोग कंट्रोल एफ दबा दबा कर ढूंढ रहे थे, अडानी का नाम कहां है, अंबानी का नाम कहां है, सब लोगों के नाम खोजे जा रहे थे। क्योंकि अल्टीमेटली अपोजिशन में राहुल गांधी जी लंबे समय से यह यात्रा कर रहे हैं कि अडानी ने मोदी को फंडिंग दी है, अडानी ने यह किया है। अडानी देश में मतलब चुनावी पर्याय बन चुका है राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन इसी बीच में इन 337 पन्नों में खोजा जा रहा था, लोग लेंस ले लेकर खोज रहे थे, हम भी खोज रहे थे। अब हुआ क्या है वो आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इसी बीच में एक शगुफा निकल कर आ गया, और वो क्या, बोले देखा पाकिस्तान ने भी फंडिंग की है बीजेपी को। तो बोले यार पिटने के लिए कौन फंडिंग करता है, ये बात भी आज के सेशन का मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से पता चलेंगी। लेकिन जिस बात को लेकर अभी भी कोहराम मचा हुआ है और एसबीआई अभी भी डांट खाए जा रहा है, और हर आदमी कह रहा है कि तुम यार पिक्चर का क्लाइमैक्स नहीं बताए हो गुरु, बस ये कह दियो कि ये हीरो है ये विलन है, ये दोनों चल रहे हैं, ये नहीं बता रहे हो कौन किसको मारा है। मतलब ये है कि आपको एसबीआई ने जो डेटा दिया उसमें ये जानकारी तो दे दी 337 पेजेस में कि भाई साहब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन सब ने बॉन्ड खरीदे थे, एसबीआई से बॉन्ड खरीदे थे। एसबीआई सब जानता है, जैसे एक सीसीटीवी का एडवर्टाइज आता है ना, ऊपर वाला सब जानता है, एसबीआई को लिखना चाहिए हम सब जानते हैं किसने बॉन्ड खरीदे। बोले बहुत बढ़िया। एसबीआई ये भी जानता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने बॉन्ड लिए, यानी कि ये दोनों बातें एसबीआई भली भांति जानता है। तो क्या नहीं बता रहा है, बता ये नहीं रहा है कि इस व्यक्ति ने इस ही पार्टी को पैसे दिए थे। मतलब अगर बॉन्ड में नाम निकल कर आया कि मिस्टर एक्स ने इतने करोड़ के बॉन्ड खरीदे, तो क्या यही वो एक्स है जिसने इस पार्टी को पैसे दिए थे? यह बात अभी खुल करके सामने नहीं आई है। अच्छा, बाय द वे, क्या आपको यह नहीं लगता कि बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन आप लोग भी करते हैं वो सारे की सारे आपके पता रहते हैं? अच्छा, जब से आप जैसे लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन जिन्होंने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन सबको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि बैंक में सारी डिटेल्स हैं। जैसे कई बार अपने पेरेंट्स अपन से कई बार ये कहते हैं कि अरे बेटा जो खर्चा करते हो वो लिखा करो, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि यार पापा हम तो, या पिताजी हम तो ऐसा करते हैं, माताजी हम तो ऐसा करते हैं कि हम अपने बैंक के डिटेल में ये बात पता कर लेते हैं कि हम कहां पैसा खर्च किए। लेकिन पिताजी भी इस बात को पता कर लेते हैं कि बेटा कहां पैसा खर्च किए थे, क्योंकि बैंक में सारा बात मेंशन होकर आता है कि एक्स जगह पर पैसा गया था, वाई जगह पर पैसा गया था, पान की दुकान पर पैसा गया था, इस जगह पर पैसा गया था, गोलू को दिया था कि मोलू को दिया था, सबके नाम बैंक अकाउंट में लिखे आते हैं। और यह काम तब से और ज्यादा तेज होने लग गया जब से भारत डिजिटलाइज्ड हुआ है। आप और हम जब से यूपीआई यूज करने लगे हैं तब से तो यूपीआई का मतलब ही हमने ये कर रखा है, यूपीआई से बैंक अकाउंट कनेक्टेड, सीधा खट से पता चल गया कि साहब ये लीजिए पैसा बैंक अकाउंट से। हम जिसे सहूलियत समझते हैं कई बार वो हमारी मुसीबत भी बन जाता है कि हम कई जगह ऐसी जगह पेमेंट कर रहे होते हैं अपने दोस्तों को कि अगर गलती से किसी को ये पता चल जाए तो डांट खाना तय है। डांट खाना भी तय है, और दूसरा एक और तरीका भी है, और वो है फ्रॉड का। और फ्रॉड क्या है? समटाइम्स क्या होता है ना, आप यूपीआई से जब स्कैन कर रहे होते हैं, कई बार आपसे कहा जाता है कि यूपीआई का कोई भी क्यूआर कोड देख करके स्कैन ना करें। क्यों? समटाइम्स वो फ्रॉड भी होता है। और आप और हम अब इतने सुविधा संपन्न हो गए कि यार हमारा अकाउंट कनेक्टेड है, सीधा यूपीआई से ट्रांजैक्शन मार देंगे।
स्कैमर्स क्या करते हैं कि खुद का फर्जी यूपीआई कोड बना लेते हैं या क्यूआर कोड बना लेते हैं। ये जो क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं, आपका बैंक अकाउंट कनेक्टेड है तो सीधा की सीधा बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। यानी कि जो चीज हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है कि कोई गलती से अगर गलत क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो हमारा पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। इसी से बचने के लिए आपको हमारे तरह परिवार वाले पहले एक सलाह दिया करते थे कि बेटा अपना एक पैसा है ना निकाल कर साइड में रख लो, पॉकेट खर्चे के लिए, जेब खर्चे के लिए साइड में निकाल कर रख लो, बटुए में जो आप रखते थे ना पर्स में। आज के समय पर भी ऐसा संभव है। डिजिटल युग में भी अगर आप भले ही जेब में बटुआ या पर्स ना रखें, लेकिन आप अपने पैसे को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में रख सकते हैं, डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं, और वहां से बिना बैंक को यह जानकारी हुए कि आपने किसको पेमेंट दिया, ताकि लंबी लिस्ट ना निकल कर आए। और नंबर दूसरा, सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप चाहें तो वॉलेट का भी आप डिटेल निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कभी फ्रॉड अगर आपके साथ होना हो तो बैंक अकाउंट सफर ना करे। इस काम को लेकर आया है आपके लिए पॉकेट यूपीआई के नाम पर मोबीक्विक। जी हां साथियों, जिसकी मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं आज के सेशन में, जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी बैंकिंग के साथ आपको मिले, उसका नाम है पॉकेट यूपीआई। पॉकेट यूपीआई बाय मोबीक्विक। और ये क्या फैसिलिटी लेकर आए हैं और कैसे समय पर लेकर आए हैं ये जान लीजिए। आज पेटीएम का वॉलेट काम करना बंद करने वाला है, 15 तारीख है, आज ही उसका फास्टैग बंद करने वाला है। ऐसे समय पर आपको वॉलेट का एक बेहतरीन समाधान मिल जाए। और वो समाधान कैसा कि आपने अपना एक वॉलेट रिचार्ज किया, वॉलेट बैंक अकाउंट से आपने रिचार्ज किया, रिचार्ज करके अब आप यहां से किसी भी क्यूआर कोड पर, चाहे वो किसी भी कंपनी XYZ का हो, चाहे वो पेटीएम का हो, चाहे वो किसी पहले और कंपनी का रहा हो, आप स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर एक, कई कंपनियों में पहले यह दिक्कत होती थी कि वॉलेट से अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो सामने वाले के वॉलेट में ही जाया करता था, लेकिन इसमें अगर आप वॉलेट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और सामने वाले ने अपने क्यूआर कोड को अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ है तो आपका सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यह बेहतरीन फैसिलिटी दे रहा है पॉकेट यूपीआई बाय मोबीक्विक। साथियों, बहुत ही आसान तरीके से आप इसके वॉलेट को यूज कर सकते हैं। मैं इसके वॉलेट को यूज कर रहा हूं। इससे जो मुझे बेहतरीन फायदे लगे वो ये है कि मैं अपने ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर पा रहा हूं। यानी कि आने वाले समय पर मैं कितना पैसा खर्च करूंगा मुझे पता है। मुझे अगर यह मालूम है कि मुझे 10,000 रुपए ही इस महीने खर्च करने हैं क्यूआर कोड के माध्यम से या यूपीआई से, तो मैं यहां पर पैसा नियंत्रित तरीके से पहले ऐड कर लेता हूं और महीने भर में अपने खर्च को नियंत्रित कर पाता हूं। और दूसरा, मैं किसी भी फ्रॉड से बच रहा हूं। ये दोनों खूबसूरतियां आपको मोबीक्विक के पॉकेट यूपीआई पर मिल रही है। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में लगाया हुआ है। एक बेहतर प्रैक्टिस आपके लिए बनेगी ताकि आप इस यूपीआई से बेहतरीन तरीके से क्विक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब इस क्विक ट्रांजैक्शन के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का भी ट्रांजैक्शन सुनी लीजिए। एसबीआई के पास भी इसी प्रकार के क्विक ट्रांजैक्शंस हो रखे थे, जिसको लेकर के आप और हम क्यूरियस हैं कि यार बैंक के पास सब कुछ है। मैंने इतनी देर से अभी कहा बैंक को सब पता है, बैंक को यह भी पता है कि इन्होंने पैसा लिया है, इन्होंने पैसा दिया है, तो हम तक यह जानकारी क्यों नहीं आई। अब जो अभी तक ये बैठ करके सुन रहे हैं कि यार ये था क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, तो साल 2018 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि राजनीतिक पार्टियां जो कि चंदे से ही चलती हैं, उनके चंदे के नाम पर कौन सा पैसा उन्हें प्राप्त हो। तो बोले कहीं ऐसा ना हो कि कोई टेबल के अंदर से आके पैसा दे जाए। देश की जनता को पता रहना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया। तो बोले किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया, अगर ये पता रहे तो ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, और ट्रांसपेरेंट हो और नंबर 1 से हो। नंबर 1 से कब होगा? जब पैसा देने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स में रिबेट दी जाएगी। तो सरकार एक इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेकर आ गई कि भाई राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिले और कोई भी दे, कोई भी व्यक्ति यानी आप और हम भी दे सकते हैं, और कोई बहुत कॉर्पोरेट घराना या कंपनी भी दे सकती है। तो इस प्रकार से भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देना तय हुआ। तो ये बॉन्ड था क्या? कुछ इस प्रकार का एक बॉन्ड हुआ करता था जिसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती थी। आप गए एसबीआई के काउंटर पर, आपने अपनी तरफ से 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, लाख का खरीदा, करोड़ का खरीदा, आप पैसा दिए, बैंक वाले आपकी पूरी डिटेल भर लिए कि हाँ साहब आपका नाम ये है, हमने आपकी पूरी डिटेल भर ली है, अब आपको ये बॉन्ड देते हैं, अब जाइए और इसे उस राजनीतिक पार्टी जिसको आपको देना है दे के आ जाइए।
आप इसको लिए। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आप मूवी काउंटर पर गए, वहां से पिक्चर का टिकट खरीदे, टिकट अपने पास ले लिया, अब आप खुद मूवी देखने जाएं या किसी अपने मित्र को उसे गिफ्ट कर दे कि भाई तू जा मेरी जगह देखिया, टिकट आपके पास आ गया। एग्जैक्टली जैसे टिकट का भी टाइम फिक्स होता है कि इसी शो को आप देख सकते हैं एक बार में, इनके बॉन्ड का भी फिक्स था। आप गए, बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड परचेज करके आपका मन है कि आप इस बॉन्ड को किस पार्टी को देना चाहते हैं, यानी किस दोस्त को देना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुझे बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, टीडीपी को, किसी को भी देना है, दे दो। आपने दिया, वो पार्टी अब मूवी देखने के नाम पर, जैसे मूवी देखने जाते हैं ऐसे ही वो इस बॉन्ड को लेकर के बैंक में पहुंचती है कि सर मैं पैसे लेने आ गया वापस। यानी कि आपका दोस्त समझदार था, वो क्या किया, मूवी नहीं देखा, वो काउंटर पर वापस गया और सर मेरे को ना टिकट वापस ले लो, पैसे दे दो। तो ये प्रक्रिया इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया थी। यानी आप गए, काउंटर से जाकर के मूवी का टिकट लिए, आप अपने किसी भी जानने वाली पार्टी को दिए कि सर ये मेरी तरफ से भेंट है आपको, बोले लीजिए, मैं खुश हो गया। अब ये भेंट को आपने अपने पास क्या किया, आप वापस गए बैंक के पास, सर इसका पैसा दे दो ना मुझे। ये प्रक्रिया बनाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड, आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो जो काउंटर पे बैठा है ना, पिक्चर के काउंटर पे बैठा है, समझो वो एसबीआई बैंक का काउंटर है, उसको यह भी पता है कि मिस्टर अंकित अवस्थी हमसे यह टिकट लेकर गया था। अब यह किसको दे दिया है, यह जानकारी मिलान की है, लेकिन यह व्यक्ति जब वापस मुझसे पैसे लेना आया तो मेरे पास यह पता चल गया इस बॉन्ड का पैसा इसको पहुंच गया है। ठीक है, दोनों के अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एसबीआई ने अपने पास बनाए हुए, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने। लेकिन बैंक ने यह जानकारी कि अंकित ने जब 10 टिकट खरीदे तो इनमें से 10 की 10 इस व्यक्ति को दे दिए, अपने मित्र को दे दिए, या इसको 5 दिए, इसको 4 दिए, इसको 3 दिए, इसको 2 दिए, इसको 1 दिए, बोले कुछ इस प्रकार से इसने वितरण किया है क्या, यह जानकारी अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एसबीआई आपको यह जानकारी अभी तक नहीं दिया है। तो एसबीआई क्या किया है, बस इतना बता दिया है कि साहब इसको इतना था, इसने इसका इतना ले लिया, इसने इसको दिया है, वो जानकारी अभी तक एसबीआई नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने वाले जेटली साहब थे और इस प्रकार से वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए और इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से एसबीआई के माध्यम से दिया जाता था। और वही हुआ, आज जो है वो उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई है कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे थे और किस राजनीतिक दल को बॉन्ड मिले थे। क्या जानकारी नहीं आई है कि मैंने इस राजनीतिक दल को ही दिए थे, अभी यह जानकारी बाहर नहीं आई है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इस जानकारी पर ही कि साहब इतने लोगों ने बॉन्ड खरीदे थे, राजनीति में घमासान होना शुरू हो गया है। क्या घमासान होना शुरू हुआ है कि भाई 337 पन्नों में जिन लोगों के नाम हैं, वो लोग कौन हैं जिन्होंने बॉन्ड परचेज किए। ये तो पता था कि किसको मिले, लेकिन साहब किन्होंने परचेज किए, परचेज करने वाला व्यक्ति जिसको जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तब यह आश्वस्त किया गया था कि आपकी जानकारी को पब्लिक में नहीं लाया जाएगा, गुप्त रूप से रखा जाएगा। आज उस बेचारे के नाम उजागर कर दिए गए हैं। उस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं था कि उसका नाम किसी दिन पब्लिक में आ जाएगा कि मैंने इस पार्टी को इतने पैसे दिए हैं। मेरे टीम मेंबर्स तो खोजने गए थे कि सर आप भी तो चंदा वंदा नहीं दे दिए हैं, नाम खोजने गए थे, बच गए हम भाई साहब। ऐसी स्थिति में इन लोगों के भीतर खोजने के लिए लोग पहुंचे कि यार देखा जाए कि इनमें किसका नाम है, कि कौन व्यक्ति खरीदा था। सब लोग जिन जिन पर डाउट करते थे, राजनीति में जिनके नाम उछलते थे, किसी भी राजनीति पार्टी के द्वारा, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसी कॉर्पोरेट का नाम लिया जाता था, सबको यहां स्कैन किया गया कि भाई नाम है कि नहीं उस बात का। भाई साहब एसबीआई ने डेटा, चुनाव इसकी इलेक्शन कमीशन ने डेटा जो पब्लिक किया वो सीजेआई के कहने पर ही किया था, क्योंकि मिलान की इन्होंने परमिशन की मना कर दी थी। कितना पैसा आया था इलेक्टोरल बॉन्ड से, लगभग 9000 करोड़, जिनमें से 6500 करोड़ बीजेपी का था, 1123 करोड़ कांग्रेस को मिला था और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 1092 करोड़ मिला था। यानी कि सब पार्टीज में, और ऐसे ही आप देखें तो बहुत सारी पार्टियों को बढ़िया बढ़िया पैसा मिला हुआ है। ठीक है साहब। अब ये जो पैसा मिलकर के बाहर आया, इस पैसे के बाद में जानकारियों का एनालिसिस होना धीरे धीरे शुरू हुआ। कल से बैठ करके बहुत सारे न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं एनालिसिस करने लग रहे हैं और एनालिसिस में जो बातें निकलकर आना शुरू हुई वो क्या थी, तो वो जानकारी में पहली बात निकलकर आई कि साहब यहां पर जो भी जानकारियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है वो 6060 करोड़ रुपए का बीजेपी को मिला है। बीजेपी को मिला है, ये बहुत पहले से ही मार्केट में आ रखा था। ठीक है साहब। एसबीआई ने 2018 में शुरू हुई परियोजना में अब तक
30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जानकारी सार्वजनिक की है और इसमें 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए थे। यानी जब से ये अब देखना ध्यान से, बात क्या है, बॉन्ड आया 18 में था और यहां पर एसबीआई के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है उसमें 2019 का डेटा मेंशन किया गया। यह बात भी आप लोगों को यहां पर समझने की आवश्यकता है। 2019 17 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, 18 से चालू हो गया था। 18 से चालू हुआ तो यहां पर यह जानकारी 1 अप्रैल 19 से क्यों आई है, पहला सवाल यहीं से खड़ा होना शुरू हो गया। नंबर दूसरा सवाल क्या आया है, इस बीच में 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं जो कि इस 3 मूल्य वर्ग में है, 1 लाख का बॉन्ड, 10 लाख का बॉन्ड और 1 करोड़ का बॉन्ड। इस अवधि के दौरान भुनाए गए बॉन्ड में कुल संख्या 22,030 है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे 22,030 है तो बाकी जो बच गए 200 बॉन्ड वो कहां गए। बॉन्ड में प्रोविजन था कि अगर 15 दिन में आपने कैश नहीं किया तो वो सारे की सारे बॉन्ड प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाएंगे, तो वो वहां चले गए। अच्छा, एक और बात बताता हूं, ये जो बॉन्ड की खरीद फरोख्त का डेटा आया है, इस डेटा में खरीदने वाले जो लोग निकल कर आए उनमें सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आया, जिसके बारे में विचार किया जा रहा था कि भारत की कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना होगा, यहां पर एक ऐसी चीज का नाम निकल कर आया जो कि बड़ी ही संदिग्ध गतिविधियो68 के लिए जाना गया। क्या नाम है साहब इसका? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। कितना चंदा दिया है ये? 1368 करोड़ रुपया ये चंदा दे दिया है। 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। कौन? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। दूसरा बड़ा चंदा दिया है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 966 करोड़ रुपए। तीसरा बड़ा चंदा दिया है कोई क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है। चौथा वेदांता है। पांचवें पर ये हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, एसएल माइनिंग लिमिटेड। इस प्रकार से देश भर में 100 करोड़ से ऊपर लगभग 20 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है 100 करोड़ रुपए से ऊपर। अब देखो, फिर से मैंने क्या कहा, ये तो पता चल गया कि ये 100 करोड़ से ऊपर चंदा देने वाले इतने लोग हैं, लेकिन ये चंदा किसको दिए ये अभी भी डेटा नहीं क्लियर है। क्लियर होना लाजमी कैसे है भाई? 100 से ऊपर 20 है तो सीधा सीधा अगर मैं 100 इंटू 20 भी करता हूं तो 2000 करोड़ का तो डेटा एग्जैक्टली सामने रखा है। और भी अगर इसको राउंड फिगर में ले 3000 करोड़ का तो डेटा सामने दिख रहा है। ये जो टॉप 20 लोगों का दिया हुआ है, निश्चित ही तय है इनमें से अधिकांश कई लोग ऐसे होंगे जिनका मेजर पैसा बीजेपी के पास गया होगा। क्यों गया होगा? जब 9000 करोड़ का मामला है उसमें से 6500 करोड़ या 6000 करोड़ रुपए अगर केवल बीजेपी के पास गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70-75% पैसा जो है वो किसके पास गया है? बीजेपी के पास गया। तो इस पैसे में से भी बड़ा पैसा बीजेपी के पास गया होगा। तो यह भी सार्वभौमिक सत्य हो गया साहब कि यहां से पैसा गया तो है और इन लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है साहब। इनमें से जो कंपनियों के नाम निकल कर आए उनमें से बिड़ला समूह से जुड़ी हुई कंपनियों के द्वारा 107 करोड़ रुपए, पीरामल समूह के द्वारा जुड़ी हुई कंपनियों से 48 करोड़ रुपए, सिप्ला लिमिटेड के द्वारा 39 करोड़ रुपए, ऐसे ही एक और धारीवाल करके कोई कंपनी है उसके द्वारा 115 करोड़ रुपए, जायडस के द्वारा 29, किरण मजूमदार शॉ जो बायोकेम वाली हैं उनके द्वारा 6 करोड़ रुपए। 10 अप्रैल को 24 बॉन्ड और खरीदे। इस प्रकार से ये सारे के सारे डेटा आने लगे। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी लिस्ट है। इनमें कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल 35 करोड़ रुपए, पिरामल एंटरप्राइजेस ये सब हो गया, सिप्ला, बजाज, जिंदल, सन फार्मा 20-25-25, मैकेंजी, मैनकाइंड फार्मा, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, टीवीएस मोटर्स 10-20-50 करोड़ रुपए की फंडिंग इन सब कंपनियों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से की गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं की हैं। और ऐसी स्थिति में कंपनीज जिन्होंने, अब ये तो कंपनी की बात बताई, कुछ पर्सनल लोग भी थे जैसे कि आप और हम जैसे लोग व्यक्तिगत रूप से अगर पैसा देने निकले हों तो उनमें जिन लोगों का नाम निकल कर आया उनमें से यहां पर देखें कंपनीज विद मिनिमम मैंडेट, माफी चाह रहा हूं, जिन्होंने सबसे कम पैसे दिए, नीचे से लिस्ट में जो कंपनियां थी वो 30 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़ इस प्रकार की थी। और जो 10 इंडिविजुअल व्यक्ति थे, यानी कि व्यक्ति जिसने कंपनी के नाम पर नहीं खुद के नाम से पैसे दिए, उसमें नाम निकल कर आया एसएन मोहंती का, लक्ष्मी निवास मित्तल का, एलन मित्तल का, 25 करोड़ देने वाले लक्ष्मीदास वल्लभ दास, अस्मिता मर्चेंट, केआर राजा, राहुल भाटिया, राजेश, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा दिए गए चंदे वाले लोग हैं।
मतलब हमें क्या क्या पता चल गया, सबसे ज्यादा पैसे देने वाले कंपनी कौन सी है, सबसे ज्यादा पैसे देने वाले इंडिविजुअल्स कौन से हैं, ये दो बातें पब्लिक में आ गई। तीसरी बात क्या आई साहब निकल करके, तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में सबसे ज्यादा पैसा किनको मिला, बीजेपी को इस चंदे से 6000 करोड़, टीएमसी को 1600 करोड़, कांग्रेस को 1421 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़, आम आदमी पार्टी को 65 करोड़, एआईडीएमके को 6 करोड़। इस प्रकार से यह पैसा पूरी तरह से गया। अब यह जो जानकारी मैंने आपको साझा की है, इस जानकारी को बनाने में भी न्यूज़पेपर वालों का धन्यवाद, जो इन्होंने इतने सारे पन्ने पढ़ करके ये सारी डेटा निकाली है। ये डेटा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी सकती है, क्योंकि पेजेस आप समझ रहे हैं 350 प्लस 450, इतने सारे पेजेस में जो डेटा लिखा हुआ है उसको अक्यूमुलेट करके रफली ये आइडिया निकला है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा टॉप डोनर निकल कर आए उसमें से कौन था, एक गेमिंग की कंपनी थी, मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़ वाली ये थी। इस प्रकार से साहब ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी। इतनी देर तक का सेशन सुनने के बाद आप भी मेरी ही तरह कम से कम यही तलाश कर रहे होंगे कि भाई साहब इनका नाम कहां है। और कोई व्यक्ति है जो मेरा अकाउंट बनाया हुआ है, मेरे नाम से अकाउंट बनाया हुआ है अंकित सर पैरोडी के नाम से, ट्विटर पर उसका ये ट्वीट बड़ा पसंद आया जिसमें ये लिखा है कि हमारा नाम मिला क्या। ये दोनों लोग हंसते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो इनका हंसना है ना, यही एक बड़ी चिंता की तरफ इशारा करता है साहब। क्या इशारा करता है कि यार ये कैसे संभव है, सबका नाम है और इनका नाम नहीं है। मतलब ये पैरोडी है, मजाक है कि इन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। फिर भाई इनका नाम नहीं है और बहुत सारी कंपनियों का नाम है, क्या ये रिवर्स थिंकिंग नहीं ला देती? भाई इनका नाम क्यों नहीं है? फिर क्या ये पहले से इतने समझदार हो गए थे कि एक दिन खुलेगा ये राज? या तो नंबर एक ये है, या दूसरी बात निकलकर ये आती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने पैसा तो दिया लेकिन अपने नाम से नहीं दिया, तो फिर किस नाम से दिया? फर्जी कंपनी के नाम से दिया। जो फर्जी कंपनी है उनको क्या कहते हैं? उनको शेल कंपनी कहते हैं। इसलिए आज के जो अपोजिशन है उसके द्वारा जिस नाम को सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है वो है शेल कंपनीज, कि साहब शेल कंपनीज से फंडिंग हुई है। अब ये देखने वाली बात है, शेल कंपनी से फंडिंग हुई है तो ये जांच का विषय है कि कौन सी कंपनी शेल कहलाएगी। शेल का मतलब होता है वैसी कंपनीज जिनके बारे में आप ये आश्वस्त ना हो। जैसे कोई कंपनी है XYZ नाम से कोई कंपनी बना दी जो अपना टर्नओवर दिखा रही है 1000 करोड़ का, आप खोजने गए तो पता चला इसका तो ऑफिस ही नहीं है। भाई साहब इतना सा छोटू सा ऑफिस लेके चल रही है, ये क्या काम करती हो? 1000 करोड़ बना कैसे लेती होगी? जिनका आप काम रिलेट ना कर पाते, पैसा कैसे बना लिए? भाई फर्जी आदमी लग रहे हो, तो देख के लग रहा है कि तुम काम चौकीदार का कर रहे हो और पैसा तुम 1000 करोड़ लेके बैठो। भाई चल क्या रहा है? तो ऐसी स्थिति में शेल कंपनीज पर डाउट बढ़ा। अपोजिशन का जो सवाल उठ रहा है वो अब क्या उठ रहा है? भाई साहब बहुत बढ़िया, इन दोनों के नाम नहीं है, समझ में आया। तो फिर ये दोनों पैसा काहे नहीं दिए? या ये ओवर स्मार्ट थे कि नहीं देंगे, खोज लो, और अगर है ऐसा तो फिर इसका मतलब कोई शेल कंपनी का मामला, यानी अब दिशा दूसरी तरफ निकल गई है। चलिए साहब, तो एक चीज तो ये हो गई। लेकिन इसी बीच में एक और मामला निकल कर आ गया। और वो क्या मामला निकल कर आ गया? समाजवादी प्रहारी नाम से ट्विटर अकाउंट है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें एक ट्वीट आया और वो क्या था कि पाकिस्तान की कंपनी है हब पावर कंपनी, इसने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को 95 लाख रुपए का चंदा दिया। पुलवामा में भी हमारे जवानों की हत्या हुई थी। अब ये समाजवादी प्रहरी नाम से ब्लूटिक धारी हैं, अब पता नहीं कौन है, ये पार्टी होगी मेरे हिसाब से, नहीं है, चेक कर लेंगे, लेकिन ट्वीट पे है ये जानकारी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट्स लिखे हुए हैं। एक है जैक बाधू लिखा हुआ है जिसमें लिख रहा है बिग एक्सपोज्ड। क्या बिग एक्सपोज्ड है? अच्छा, ये व्हाट्सएप घूमता घूमता मेरे पास भी आया था, जिसमें क्या था कि सब पाकिस्तान बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है हब पावर कंपनी। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को पैसा दिया है और पुलवामा अटैक के दौरान दिया है। तो भाई साहब देख लो किस प्रकार का देशद्रोह हो रहा है। इस प्रकार से यह मामला ट्वीट्स के माध्यम से फैलना शुरू हो रहा है। बिग एक्सपोज्ड, शॉकिंग एक्सपोज्ड, लोग लिखना शुरू कर दिए कि बीजेपी ने पैसा पाकिस्तान से लिया है। अब भाई साहब ये कंपनी का नाम आने लगा हब पावर कंपनी। हब नाम क्यों आने लगा? तो इस बारे में जांच होना शुरू हुई हब पावर कंपनी के नाम से कि साहब ये इस प्रकार से चंदा दी हुई है। हब पावर कंपनी अचानक हिट हो गई कि साहब इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी दी है उसमें हब पावर कंपनी है, और हब पावर कंपनी है तो ये पाकिस्तान वाली हब पावर कंपनी है।
फिर भाई साहब थोड़ी देर में यह बात क्लियर हुई कि नहीं, यह एक जानकारी मिसलीडिंग है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इसकी जानकारी कैसे मिली? जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन सी, क्लैरिटी आ गई कि यह व्यक्ति इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से है और यह इंडिया के अंदर बाकायदा कोई रवि मेहरा नाम का व्यक्ति है जिसका लीगल नेम है और इंडिया में रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसके द्वारा पैसा दिया गया है। यहां पर दिया गया व्यक्ति है इंडिया का व्यक्ति और उसी ने पैसा दिया है और यह बहुत कॉमन सेंस की बात भी थी। लेकिन देखिए, चुनाव के समय में बहुत तेजी से जो भ्रम फैलाया जाता है उसमें यह बहुत तेज भ्रम था, लेकिन यह बड़ा कॉमन सेंस था कि बॉन्ड केवल एसबीआई के पास जाकर खरीदे जा सकते थे। पाकिस्तान की कंपनी तो खरीदने आएगी नहीं। बेचारी पाकिस्तान की कंपनी की इनोसेंस ही कहूंगा मैं कि वो लोग खुद अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी वाले, हबको वालों ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया, पाकिस्तान में रहते हुए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉल्स क्लेम ऑन आइडेंटिटी ऑफ हब पावर कंपनी लिमिटेड। बोले भाई हमें लेकर के कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। इट हैज कम टू अवर अटेंशन दैट हबको इज बीइंग मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड एज एंड कनेक्टेड टू रिसेंट इंक्वायरी इंडिया अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड। ये आकर के बेचारे अपनी तरफ से सफाई दिए कि भाई ये गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है, हमारा कोई भी, हम नहीं है वो वाले व्यक्ति जिसने पैसा दिया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के ये वाली बात एक झूठ निकली, यानी कि अभी मिसलीडिंग जानकारियां बड़ी फैलने वाली है। जैसे अभी से ही ये जानकारी जो फैल रही है कि इतना पैसा इस कंपनी को दिया, इस कंपनी ने इस पार्टी को पैसा दिया, अभी तक यह क्लियर ही नहीं हुआ है कि किस कंपनी ने किसको पैसा दिया है। यह तो तय हो रखा है कि पैसा दिया है, ऑब्वियस सी बात है ना। जब 6000 करोड़ 6500 करोड़ रुपए अगर मिला है, किसी को 1000 मिला है, किसी को 1200 मिला है, तो दिया तो है, लेकिन इसने ही इसको दिया है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है साहब। लेकिन इस बीच में लोगों की जिज्ञासा यह बन गई, जिस लिस्ट में अंबानी अडानी जैसे देश के बड़े लोग नहीं हैं, पैसे वाले लोग नहीं हैं, उस लिस्ट में ये महानुभव कौन आ गए जो 1300 करोड़ रुपए देकर बैठे हैं। भाई साहब 1368 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदा देकर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, अभी तक नहीं पता है कि 1368 किसके अकाउंट में दिए गए हैं। मतलब बीजेपी के में दिए गए हैं कि कांग्रेस के में दिए गए हैं कि टीएमसी के में दिए गए हैं कि बीजेडी के में दिए गए, किसी को नहीं पता है। क्यों? मैंने फिर से कहा, अभी तक यह वाला पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया था, हरीश साल्वे जी ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया था कि सर जी, आपको हम पहले ही बता दें, हम मैच नहीं कर पाएंगे इन दो डेटाओं को। आप अगर हमसे कहें कि मैच करके दे, तो अभी समय नहीं है मैच करने का, आपको डेटा चाहिए तत्काल दे देंगे हम। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मत मैच करो, सीधा दे दो। तो सीधा दिया, तो भाई साहब ये आदमी अपने आप में आज सुर्खी बना हुआ है। कौन है ये आदमी साहब? ये आदमी है लॉटरी किंग के नाम से मशहूर, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का मालिक, नाम है सैंटियागो मार्टिन। भाई जब ये 13 साल का था ना, तब से लॉटरी करवा रहा है ये लोगों को। लॉटरी जो कितनी भी तरह से अवैध हो देश में चलने समय, तमाम राज्यों में लोग फिर भी लॉटरी के अंदर मतलब काम कर ही रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पर भी बहुत सारे ऐप्स ऐसे फर्जी निकल कर आते हैं जो लोगों को फंसाने के लिए लॉटरी खेल रहे हैं। इसमें एक नाम इसका निकल कर आया और ये बहुत जबरदस्त तरीके से अपना नेटवर्क खरीदारों का और विक्रेताओं का बनाकर लॉटरी खिलाता है। दक्षिण में इसका तगड़ा काम चलता है, मतलब कर्नाटक में इसका बढ़िया काम है और नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बड़ा काम है। मतलब सिक्किम की लॉटरी के नाम से फेमस है ये, बड़ा काम इसका साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलता है। और दूसरा जो आदमी निकल कर आया जो इसके बाद था फेमस, उसका नाम मेगा इंजीनियरिंग था, जिसका 18 राज्यों में काम चल रहा है। ये दो लोगों के नाम भाई साहब इस लिस्ट में टॉप पर थे। तो अब पहले इस व्यक्ति की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सैंटियागो मार्टिन। ये है सैंटियागो मार्टिन जो खिलाते हैं लॉटरी और भाई साहब कमाते खुद नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को भी कमा कमा के देते हैं। इसका तो सीधा अर्थ यही निकल रहा है कि अगर लॉटरी अवैध है तो संभवतया ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देकर के राजनीतिक संरक्षण पाते होंगे, क्योंकि अगर यह लॉटरी गलत तरीके से खिलवाते हुए तो भाई साहब कानूनी रूप से रोकना चाहिए था। और अगर कोई लूपहोल है जिसकी वजह से ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देके बच रहे हैं तो ये जांच का विषय है और यहीं से बहुत सारी जांचें खुलकर आएंगी। तो भाई साहब इनके बारे में जानकारी पता चल करके आ गई कि इसकी कंपनी में मार्टिन सैंटियागो और मानिका गौडर नाम से प्रकाश नाम से लोग हैं। लेकिन भाई साहब इसमें भी एक खेला हुआ। क्या? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से
एक ट्विटर पर फोटो गजब तरीके से वायरल हो रही है। सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि हमारा कोई संवाददाता फील्ड में नहीं है। जो जानकारी मिलती है हमें या तो वो सोशल मीडिया से मिलती है या फिर न्यूज़पेपर से मिलती है। हम केवल आपको आसान भाषा में, अपनी आम बोलचाल की भाषा में संकलित करके प्रस्तुत करने का काम करते हैं। कोई भी ऑफेंडेड फील मत करना। हम केवल ये जानकारी दिखाकर बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो जानकारी है ना, ये ट्विटर पर गजब घमासान मचा रखी है। क्या? ऑफिस के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। बोले यार, जिसको देखकर लग रहा है कि 1368 करोड़ रुपए वो पार्टी को चंदा दे दिया है, ऑफिस भाई का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लग रहा है कि ये तो बिल्कुल फिर हेरा फेरी जैसा खेला हो गया है। फिर हेरा फेरी जैसा खेला मतलब कि जो दर्शन दिखाए गए हैं वैसा कुछ है नहीं। भाई साहब, धीरे धीरे फिर इसके बारे में जानकारी निकलना शुरू हुई। क्या जानकारी निकलना शुरू हुई? कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2019 में भी इसके 70 प्रमाइसेस पर लॉटरी किंग के रेड डाली गई थी। ईडी ने इसके घर पर 11 और 12 मई को भी 2023 में भी रेड मारी है। ईडी ने इसके खिलाफ कई बार कंप्लेंट भी दर्ज की है, यानी ईडी और सीबीआई इस पर कईयों बार कार्रवाई कर चुकी है। 2019 में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच शुरू हुई थी, जब कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क कर ली थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है। मतलब देखो, इस इतनी सी लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। 2019 से 24 के बीच में 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मैं फिर से बता रहा हूं, किसने बॉन्ड खरीदे ये पता चल गया, राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड मिले ये पता चल गया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दिए ये नहीं पता चला। इस चक्कर में हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को जासूस विजय समझ रहा है और सब लोग तार जोड़कर देख रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा। जैसे पहला तार जो जोड़ा गया वो क्या है देखते हैं। देखो, ईडी ने 2019 में शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, यानी इसके ऊपर डाउट हुआ ईडी को। कैसे हुआ भाई? तो बोले भाई इसने बॉन्ड खरीदे थे इसलिए जांच हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ इसने खरीदे थे तो इसने हो सकता है किसी ऐसी पार्टी को पैसे दिए हो जिस पार्टी को बीजेपी पसंद ना करती हो। देखो, तार जोड़ना, अपने आप का खुफिया दिमाग जोड़ना। अब कैसे जोड़ते हैं इस चीज को, थोड़ा सा ट्रायल मारते हैं। देखो कैसे। आरोप विपक्ष का हमेशा से क्या रहा है कि भाई एसबीआई सरकारी बैंक है, सरकार ही उसका सबसे बड़ा चेयरमैन नियुक्त करती है। सरकार को वहां से यह पता था कि कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदा है तो वो कौन है, और सरकार को तो यह भी पता था एसबीआई के माध्यम से कि यही व्यक्ति किस पार्टी को जाके बॉन्ड दिया है। तो सरकार को जब पता चला कि बेटे तुम हम तक तो नहीं पहुंचे, तुम बॉन्ड खरीदे थे, हम खुश हुए कि तुम आओगे, तुम हम तक नहीं आए, कहीं और चले गए। कहां गए? चलो भाई जांच करो, इतना पैसा इस आदमी के पास कैसे आ गया। जांच करने के लिए ईडी पहुंची। 250 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये तार जोड़ रहे हैं अपन जासूस विजय की तरह। मुझे भी सच्चाई नहीं पता है, अपन अभी कयास लगा रहे हैं जो बैठ करके कल पनवाड़ी की दुकान पर लोग लगाएंगे कि यार ये हुआ होगा गुरु यार, तो वही चर्चा अपन भी कर लेते हैं, परिवार ही तो है अपना। इसके बाद में 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और कुर्क कर ली, यानी कि 2022 तक फिर भी इसने अगर पैसा नहीं दिया होगा, भाई प्रेडिक्शन है 1300 करोड़ रुपए का अगर बॉन्ड खरीद के किसी को दिया है और फिर भी तुम बेटा नहीं आए हो, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि तुमको फिर से हमारा डर नहीं है, तुम गए हो और जाकर पैसा किसी और को दे दिए हो, लाओ इसका और संपत्ति अटैच करो, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भाई साहब 5 दिन बाद 7 अप्रैल को, 2 अप्रैल को 409 करोड़ की हुई संपत्ति कुर्क, फिर जाकर ये 700 करोड़ रुपए की बॉन्ड और खरीद लिया। इससे ये निकल कर आता है कि हो सकता है कि जब ये बॉन्ड खरीदा होगा फिर इसको समझ में आ गया कि नहीं भाई पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ईडी और ये सीबीआई नहीं छूटेगी, और उसने जाकर 100 करोड़ रुपए जाकर दे दिए होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो अपोजिशन है वो इस प्रकार की चीजें ही हाईलाइट कर रहा है कि देखा ये था खेला, पहले धमकाओ, पैसा दे, तू पहले किसी और को दे के आ गया है, अब तू हमको भी दे। इस प्रकार से ईडी सीबीआई का उपयोग किया गया। अभी राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, सेशन अपना इसलिए भी लेट हुआ था कि उसमें किस चीज पर उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी के अंदर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि कहीं पैसा घुमा के तो नहीं लाता है, महादेव ऐप का वाला सिस्टम तो नहीं है, उसके तहत भी इसकी जानकारी जुटाना शुरू किया था। और ईडी और सीबीआई इसके ऊपर एक चार्जशीट भी शुरू कर चुकी है। मतलब खेला तो है गुरु।
ईडी के अनुसार मार्टिन और अन्य लोगों ने फलाने फलाने लॉटरी के नियमों का उल्लंघन किया है और कुल मिलाकर के ये चीज हुई है। फिर लोग खोज करके एक फोटो निकाल रहा है। क्या इसी के सुपुत्र है चार्ल जोस मार्टिन, जिसकी 2024 में मार्च की एक तस्वीर लोगों ने पोस्ट कर दी, अभी की पोस्ट की है, लेकिन ये अब घटना अप्रैल 2023 की है, जिसमें ये अपने आप को निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर खुश होता हुआ दिखा रहा है। साथ में जब ये खुश होकर दिखा रहा है, साथ में ये दिखा रहा है कि देखिए मैं स्पेस स्टेशन के लॉन्चिंग के कार्यक्रम में गया था, पैसा लेके घूम रहे हो तो घूम रहे हो। ऐसे तरीके से इसकी तस्वीरें लोग खोज कर ले आए कि देखिए ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई सबका आईटी सेल जबरदस्त तरीके से काम करता है। वो लोग खोज कर ले आए कि देखिए ये स्टालिन को भी पैसे देते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब लोग खोज खोज कर निकालने लगे कि देखो ये आदमी जो है ये वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी संपर्क रखते हैं और उनके साथ भी डोनेशन दिए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर के लोगों ने गजब तरीके से आनंद लेते हुए यही कहा कि जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है इसको देख करके वो वाला सीन याद आ जाता है, अगर आप हेरा फेरी देखे हैं, जिसमें कि विपाशा बसु ना एक फर्जी कंपनी खोल करके उन लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और पैसा लेके भाग जाती हैं। बोले कुछ ऐसी कंपनी तो नहीं है जो फ्यूचर गेमिंग नाम तो है पर खेला बस पैसे इधर उधर करने का कर रहा है। तो पहला केस फ्यूचर गेमिंग का संभवतः समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं साहब। दूसरा निकल कर आता है एक और मामला इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, वो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बारे में जानकारी निकल कर आई मेगा इंजीनियरिंग के बारे में कि भाई ये कौन सी कंपनी निकल गई। भाई उसकी तो छोटी सी कंपनी का ऑफिस था, इसका तो बढ़िया ऑफिस था यार, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से कंपनी का ऑफिस है, बढ़िया है ये तो बोले इसके बारे में क्या पता चला, तो बोले यार इसका बारे में मालूम ये चला कि ये राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाली पार्टी बनी है। 1000 करोड़ रुपए के इसने बॉन्ड खरीदे 2019 से और 24 के बीच में। अब इसने मेगा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रही है। अब यह कालेश्वरम बांध परियोजना क्या है? असल में तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना नया राज्य था, 2016 में वहां पर कालेश्वरम बांध परियोजना नामक परियोजना शुरू हुई थी, कुछ हजारों करोड़ की थी। नेट पर तो डेटा है 60,000 जाने 80,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी। उस परियोजना को पूरा करने वाली मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी। अब इसने चुनावी चंदा दिया है। अब ये चंदा कहां दिया है? अब लोगों के तार जुड़ रहे हैं कि बेटा कालेश्वरम का काम किए होगे तुम, इतने करोड़ का था तो इतना पैसा तो तुम उसी देश उसी राज्य की पार्टी को दिए होगे। तो वहां पर जो पार्टी थी वो चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, तो भैया तुम उसको पैसा दियो। लोग तार जोड़ रहे, सब जासूस विजय हैं। ये तो तब पता चलेगा जब फिर से सीजीआई कहेंगे एसबीआई को कि बेटा आप तार जोड़ के तुम ही बताओ कौन किसको दिया है, ये क्लियर करो। अभी वो क्लियर हुआ नहीं है ना, सब तो तार जोड़ रहे। कालेश्वरम में पैसा दिया गया होगा भाई। ऐसी स्थिति में जुड़कर फिर यह आता है कि नहीं यार और भी हो सकता है। बोले क्यों? क्योंकि ये जोजिला जो सुरंग बनी है और पोलावरम जो बांध बना है वो वाला काम भी यही वाली कंपनी की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास पैसा जो है वो और पार्टियों को भी देने के लिए रहा होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में आयकर विभाग ने इसके दफ्तर पर छापेमारी की थी और इसके बाद फिर ईडी भी पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल को इसने 50 करोड़ रुपए के फिर बॉन्ड खरीदे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि ये बॉन्ड खरीद रहा है और ईडी के जाने के बाद बॉन्ड खरीद रहा है। इसका मतलब इसके जो बॉन्ड हैं इनमें जब ईडी पहुंची है तो सर प्लीज पार्टी फंड में पैसा डाल देंगे, पीछे मत पड़िए आप। तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। अब ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं लास्ट में चलूंगा और उसमें आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा हुआ है तो किस तरह से हुआ है क्या। ऐसे तीसरा नाम निकल कर आया वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड, वेदांता वाले साहब वही हैं जिनका सेमीकंडक्टर के मामले में आप बात सुने थे। लेकिन वेदांता वाले अपने बारे में कहते हैं बड़ी कंपनी है, देश की बहुत बड़ी कंपनी है, बढ़िया शेयर चलता है इनका। ये अपने बारे में ये कहते हैं कि देश की 1.4% जीडीपी पर मतलब इनका वो है प्रोडक्शन है, मतलब इतना बढ़िया काम करते हैं ये। ठीक है साहब, इन्होंने 386 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। देखो इतने सारे, मैं आज का सेशन लंबा होने का मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं ना, खोलते चले जाओगे तो इसमें कई सेशन करने पड़ जाएंगे। तो अभी और भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इतनी देर में जो आप लोग बैठकर लाइव सुन रहे हैं, 35,000 लोग लाइव सुन रहे हैं इस समय और लाइक 1,500 है। मतलब मेरी इतनी मेहनत के बाद में अब लगभग पौने घंटा तो मैं बोलते हुए हो चुका हूं, आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है और 40% लिसनर आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थोड़ा हमारी मेहनत पर भी भाई, इन सब की मेहनत के किस्से सुन रहे हो, लेकिन सुनाने वाले की जो ऊर्जा जा रही है उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सेशन आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत लगती है भाई, प्लीज थोड़ा हेल्प करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब भाई साहब मेटल किंग के बारे में क्या बात निकल के आती है? पहले लॉटरी किंग, अब मेटल किंग, किंग्स दान कर रहे हैं साहब। इनके बारे में जानकारी निकल कर आती है कि साहब ये 365 करोड़ रुपए का, 386 करोड़ रुपए का लॉटरी वो खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं। और बोले किसको दिए होंगे? तो सब तार जोड़ रहे हैं किसको दिए होंगे। तो भाई इनके तार इस तरह से जुड़ रहे हैं कि इनको जिस समय फॉक्सकॉन के साथ में टेंडर मिलने वाला था, ये उसी दौर में बॉन्ड खरीदे हैं। फॉक्सकॉन आपको याद होगा कि हम बात बताए थे आपको कि इनको ताइवान की एक कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर का काम मिलने जा रहा था, याद है? बाद में वही डील टूट भी गई थी, ये भी ध्यान होगा, और ताइवान वाली कंपनी फिर अलग से लगा रही है अब, है ना? तो ऐसी स्थिति में लोगों ने तार जोड़ने शुरू किए। तार जोड़ते जोड़ते भाई साहब अपने महेश्वर पैरी साहब बाहर आ गए। वही पैरी साहब जो कि पीछे पड़े थे पहले कभी IIPM वाले अरिंदम के, ये वही महेश्वर पैरी साहब हैं जिनका हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं भाई साहब। ये पीछे पड़े उनके विवेक बिंद्रा जी के, जिनका पूरा की पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। अब ये इस पूरी टीम इसको पढ़ करके जो ट्वीट किए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किए हैं। क्या लिखे हैं? फ्यूचर गेमिंग ने 7 अप्रैल 2022 को परचेज किए इलेक्टोरल बॉन्ड। 7 अप्रैल को क्यों किए? क्योंकि 2 अप्रैल को इनके यहां पर ईडी की रेड पड़ी थी। पेरी साहब ने हालांकि पुराने भी बॉन्ड परचेज किए, उसकी जानकारी नहीं दी है, पर इन्होंने ईडी वर्सेस इसका कनेक्शन स्थापित किया है। दूसरा, बोले अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? क्योंकि 10 नवंबर को इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अरेस्ट हुए थे। तीसरा, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने 11 जनवरी को बॉन्ड परचेज किए। क्यों परचेज किए? क्योंकि 20 दिसंबर को इनके यहां पर आईटी की रेड पड़ी थी, इसलिए परचेज किए। फिर है टोरेंट पावर, 10 जनवरी को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? बोले क्योंकि इनको परियोजना मिली थी, सरकार की तरफ से स्कीम मिली थी काम करने के लिए। ऐसे ही डॉक्टर रेड्डीज ने 17 नवंबर को बॉन्ड परचेज किए। क्यों किए? क्योंकि 13 नवंबर को आईटी की रेड पड़ी थी इनके यहां पे। ऐसे आप ढूंढते चले जाइए, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके एक बेहतरीन डेटा निकाल कर दे दिया है कि देखिए साहब, रेड पड़ी उधर पैसा आ गया। और अगर किसी ने वैसे पैसा, 2 प्रकार से पैसा दिया गया, या तो रेड करके पैसा दिया गया है, रेड आ गई पैसा आ गया, या फिर परियोजना मिली पैसा मिल गया। अगेन मैं कह रहा हूं, सब जासूस विजय हैं। सच्चाई क्या है अभी केवल SBI जानता है। सच्चाई से पहले अपन जितने भी लगा रहे हैं बढ़िया से सोशल मीडिया पर डेटा खपा रहे हैं। आने वाले समय में SBI बताएगी कि इसने ये पैसा इस समय पर इसको दिया था, वो तो आने वाला समय है। अभी जो चल रही है चर्चा की, जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं का मार्केट गर्म चल रहा है इस समय, ऐसी स्थिति में सब लोग कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं, राजनीतिक कॉर्पोरेट नेक्सस का काम हमाम में सब के सब एक जैसे पड़े हुए हैं। भाई साहब बढ़िया अखबार लिख रहे हैं कि नेताओं के चंदा मामा, क्योंकि अल्टीमेटली चंदे से ही काम चल रहा है। सब में से फिर से ये 2 ही लोग निकल के वापस आ रहे हैं, भाई इसमें अपन कहां हैं। कुल मिलाकर के पैरोडीज गजब तरीके से इस समय फ्लोट कर रही हैं। लोग तो पकड़ करके एयरटेल से पूछ ले रहे हैं कि यार एक बात बताओ गुरु, तुमको राजनीतिक चंदा देने का पैसा मिल रहा है? तुम फंडिंग दिए हो ना, लेकिन ये बताओ गुरु, तुम्हारे तो खुद से घाटे में चल रहे हो, तुम फंडिंग कैसे दिए? तो लोग कह रहे हैं तुम बीजेपी को पैसा दिए हो। मतलब लोग खुद से खोज कर कह दे रहे किस पार्टी को पैसा दिए हो, निकाल निकाल करके दे रहे हैं। अब जो कुल मिलाकर स्थिति यहां तक आकर पहुंचती है, वो क्या पहुंचती है? स्थिति पहुंचती है कि अब तक जो परेशानियां हैं वो ये है कि किसने बॉन्ड खरीदा पता है, किस राजनीतिक पार्टी ने पहुंचा ये पता है, किसने किसको दिया ये नहीं पता है। तो अब ये बात पता चलने की है, यहां से आगे अब ये जांचने का विषय। दूसरा क्या है, ये 2019 से दिया गया डेटा है, 2018 का डेटा कहां है? क्या पता उसमें अडानी अंबानी छुपे हों। बोले वो डेटा अभी तक SBI ने नहीं दिया है। तीसरा, ये डेटा क्या टिल डेट तक का है, जब तक SBI से कहा गया था कि डेटा ज्वाइन करो, या उसमें बचा हुआ है? अभी कुछ तमाम प्रकार के सवाल हैं जो बचे हुए हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI से फिर पूछ लिया है कि सोमवार को हाजिर हो जाओ और बताओ। भाई साहब एक बालक है जिन्होंने हमें 20 रुपए का सुपर थैंक्स बेचा है, बताइए उसको हमारे ऊपर 20 रुपए की तरस आ गई। वो चंदा देख करके कहा कि ये चंदा जब पार्टियों को मिल रहा है तो गुरुजी को क्यों ना मिले, और वो सुपर थैंक्स के नाम पर हमें 20 रुपए दिए। भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका, मालामाल कर दियो गुरु यार। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कुल मिलाकर बात क्या समझ में आनी चाहिए कि विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में मंडे को फिर पहुंचेगा, और राजनेताओं के द्वारा ट्वीट्स का दौर जारी है। सब लोग कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जिनके टॉप डोनर्स हैं उन सबके ईडी और आईटी गई थी। अपोजिशन की तरफ से अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं, जयराम रमेश जी लिख रहे हैं, और सब ने अपनी तरफ से अपनी बातें लिखी है। अब फाइनली कांग्रेस ने अपनी तरफ से नई डिमांड रखी है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए रहो ये जानकारी थी, अब कांग्रेस की डिमांड ये है कि इस पूरी घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट खुद करे, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो, नंबर 1। और जब तक जांच चले
तब तक बीजेपी के अकाउंट को फ्रीज किया जाए, यह कांग्रेस की डिमांड है। क्योंकि पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया है तो अकाउंट फ्रीज किया जाना चाहिए। अब यहां पर कांग्रेस नई डिमांड लेकर आ गई। अब देखना होगा, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बुला लिया है एसबीआई को कि चले आओ, तो हम आपके पास सोमवार को हम भी हाजिर होंगे, एक बार के लिए क्या हुआ है बताने के लिए होंगे, ठीक है ना। तो अपडेट आपको बढ़िया से मिल गया है तो लाइक और शेयर करने से पीछा मत हटिएगा। अब मुसीबत क्या फंस रही है वो सुनिएगा साहब। बैंक जो है ना वो एसबीआई से, सॉरी, जो लोग हैं ना वो एसबीआई से कहने लग रहे हैं कि भैया एसबीआई, तुम नाम दे दिए हो, समझ में आया, नाम के आगे तुम ना एक यूनिक कोड लिखते थे, वो यूनिक कोड गायब है, हमें यूनिक कोड बता दो, हम मैच कर लेंगे। तो एसबीआई से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम वो यूनिक कोड काहे नहीं दियो अभी तक। तो बोले सर वो हमको आपको पहले ही मना कर दिए थे, हम तो उसको डिकोड करके दिए हैं, आपको कोड क्यों देंगे, हम तो डिकोड करके दिए हैं। एसबीआई को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यार तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम एक बार सोमवार को फिर से आओ, तुमसे बतियाया जाएगा। तो भाई साहब फिर से इनको बुलाया गया है। इस बीच में अपने प्रशांत भूषण जी भी आ गए हैं निकल करके, वो अपडेट दिए हैं और प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक पार्टी, मतलब इस चुनावी मुद्दे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा महत्व आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट बढ़िया से काम कर रही है। लोग अपनी अपनी तरह से तमाम कयास लगा रहे हैं, चुनाव सिर पर है, सब लोग आराम से इस खेल को देखते रह जा रहे हैं, बाकी सबका निर्णय आपका अपना होता है। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें 0.19 सेकंड लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है। नंबर दूसरा, आपको हमने एक लिंक पिन किया है, कमेंट बॉक्स पिन किया है। अगर अपने जेब से हो रहे खर्चे को कंट्रोल रखना चाहते हो, यानी कि आपको रहे कि मैंने 10,000 रुपए महीने खर्च करने हैं, तो वॉलेट यूज करिए मोबीक्विक का, जो कि एक बेहतर तरीका है यूपीआई पेमेंट करने का। आप अपने पैसे को कंट्रोल से स्थापित कर सकते हो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, जाकर लिंक कर लीजिएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, अंत में एक बार फिर कहूंगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे 41.6% व्यूअर ऐसे हैं जो सेशन पूरा सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है कृपया करके वो अन्य साथियों से साझा कर दें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख दें, चैनल को लाइक